दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं। इन सबको जो एक साथ जोड़कर रखे वो भारत का संविधान है। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब कैसे बनाया गया, किन लोगों ने इसको बनाया, वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम हो या सीयूटी एग्जाम हो, दोनों में ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, खास करके डेट वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। इसलिए चैप्टर को लास्ट तक जरूर समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे सबसे पहले। राइट, सो ये हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इट इज़ द ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों इसको एक सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? क्योंकि इसमें न सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, बल्कि इंडिया जैसी बहुत वास्ट कंट्री में जो डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, हर टाइप के लोगों की सोच को मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, so it is the longest constitution of the world. It is lengthy and the complex because the India has a huge size and large scale of the diversity. ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज रहती हैं, as we know that, right? अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, तो इतने सबके लिए कुछ अच्छा सोचना सभी के लिए है ना। इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। राइट, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिटवीन दैट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट किया गया था दिसंबर 1946 से लेकर के, और दिसंबर 1949 तक इसको 3 साल में तैयार किया गया। अगर मैं इसके एक्चुअल टाइम की बात करूं तो इसको लगभग 2 years 11 months और 18 days लगे थे। तो लगभग जो है वो आपके 3 years में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और दिसंबर 1949 के अंदर इसको असाइन किया गया था हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। ठीक है, सो द ड्राफ्ट वर डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। इसके 11 सेशंस हुए थे। कितने सेशंस हुए थे? इसके 11 सेशंस हुए थे। इन 11 सेशंस का मतलब होता है बैठ के हुई थी। तो हर मतलब सेशंस के अंदर कुछ ना कुछ डिस्कस किया जाता था। मतलब एक तरीके का ड्राफ्ट जब तैयार किया गया जाता था कि हम इस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उस पर पर्टिकुलर मुद्दे पर डिस्कशन हुआ करता था, है ना। तो कुछ लोग होते थे डिसएग्री करते थे, कुछ लोग होते थे एग्री करते थे। तो जो कॉमन पॉइंट निकलता था, यानी कि मेजॉरिटी जिसमें चली जाती थी, तो उस तरह से हमारे एक पॉइंट को मेंशन किया गया। ठीक है, सो इसमें 11 सेशंस हुए थे, और 11 सेशंस में डिस्कशन होने के बाद तब तक ये पूरी तरह से तैयार किया गया था। देयर वर द वेरियस द कमिटीज एंड द सब कमिटीज विच वर्कड फॉर द रिवीजन एंड रिफाइनिंग द ड्राफ्ट। तो इसमें ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर कुछ ही लोग जो हैं इसमें शामिल थे। ऐसे बहुत सारी कमिटीज बनी हुई थी, बहुत सारी सब कमिटीज बनी हुई थी। राइट, सो उनका अपना अपना काम था कि जैसे कोई फंक्शन होता है, घर में फंक्शन होता है, तो दादाजी होते हैं तो वो कहते हैं तुम्हें ये काम करना है, वो काम कर, जो घर के मुखिया होते हैं तो वो काम डिवाइड कर देते हैं ना। सेम इसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो सभी के अपने अपने काम जो है डिवाइड कर दिए थे। तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है ना। तो इसमें कमिटीज और सब कमिटीज बनाई गई थी जो कि अपना अपना काम कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम यहाँ पर करेंगे द ट्यूमिल्टियस टाइम। राइट, ये ट्यूमिल्टियस टाइम क्या होता है? मतलब एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें खुशी भी है और गम भी है। ठीक है, अब खुशी का भी गम, मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब खुशी इस बात की थी कि हमारा इंडिया आज़ाद हो गया है। ठीक है, लेकिन दुख इस बात का था कि इंडिया की ये खुशी जो है वो 2 देशों के पार्टीशन से हमें मिलती है ना। तो इंडिया से पाकिस्तान अलग हो जाता है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन जाती है। तो यहाँ पर इंडिया जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, है ना। इसलिए थोड़ी सी दुख की बात होती है। राइट, सो यहाँ पर देखेंगे पॉपुलर मूवमेंट लाइक क्विट इंडिया स्ट्रगल। तो हमें पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 1942 के अंदर हुआ था। ठीक है, सो सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगल फॉर द। तो इस सिचुएशन में देखो, अब इसकी यादें जब हमें ये 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब हमें फ्रीडम मिली थी, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम ना कुछ जो यादें थी वो अभी भी हमारे दिमाग में चल रही थी। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का जो मूवमेंट चल रहा था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो हज़ारों लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ना। तो वो यादें अभी भी हमारे दिमाग में चल रही थी जब हमें आज़ादी मिली। राइट, और इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस जी का स्ट्रगल था, यानी कि वो अपने तरीके से जो है वो फ्रीडम अचीव करना चाहते थे, तो उनका स्ट्रगल भी हमें याद था, है ना। उसके बाद
फॉर फ्री इंडिया एंड अपराइजिंग द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे। और इसके अलावा रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे में जो रॉयल इंडियन नेवी थी, तो वहाँ पर भी जो नेवी मर्चेंट्स वगैरह थे, है ना, तो उन्होंने भी वहाँ पर रिबेल कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। हालांकि विद्रोह जो है सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन इन सभी की यादें जो थी वो हमारी अभी भी, जब हमें आज़ादी मिली तो वो सारी यादें, वो सारी मेमोरीज हमारे दिमाग में घूम रही थी, है ना। तो कहने का मतलब, चाहे वो किसने किसी भी तरीके से जो है वो फ्रीडम अचीव करने में पार्टिसिपेशन किया हो या फिर अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपने तरीके से लगे हुए थे, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे वो अपने अपने तरीके से लगे हुए थे। हर कोई फ्रीडम को अचीव करने में अपना अपना तरीका आजमा रहा था, लेकिन हमारा एम क्या था, सिर्फ और सिर्फ हमें फ्रीडम को अचीव करना है, ठीक है। तो ये सारी मेमोरीज हमारे दिमाग में चल रही थी। वन सिमिलर फीचर ऑफ ऑल दीज अपराइजिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, अगर इन कॉमन की बात करें कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे से प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत सारे से मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन मैंने कहा ना कि सबका एक ही मकसद था, वो था इंडिया को आजादी दिलाना, है ना। तो मेन पर्पस क्या था इसका, अगर मैं टोटालिटी की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बरकरार रखनी थी और किसी तरीके से ये टूटे ना, है ना। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग फील्ड, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम लीग और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए फेल हो रही थी। हर तरीके से उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ जो है वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल निकलता जा रहा था, है ना, उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी चीज़ें, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो कब हो रही थी, वो ड्यूरिंग द, जब ये हमारा 1946 के अंदर आप देख रहे होगे कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे मतलब एफर्ट्स किए, हैं ना। बाकी पॉलिटिकल लीडर भी अपने अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन ऑल इन वेन, ठीक है, लेकिन सब जो है बेकार चला जाता है। सो ब्रिंग द रिलीजियस हार्मनी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम इन लेटर ईयर्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिमुलियस टाइम पर ही, विद द बिगिनिंग ऑफ द कलकत्ता किलिंग। तो जैसे हमें पता है, यहाँ से डेट वाला क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता किलिंग कब हुई थी, अगस्त 1946 के अंदर। कब से कब तक, 16 से लेकर के 19 अगस्त 1947 के बीच में 4 दिन की कलकत्ता किलिंग चली थी। इसमें बहुत बड़े लेवल पर दंगे फसाद हुए थे हिंदू मुस्लिम के, हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को मार काट रहे थे, है ना। पूरी तरह से चारों तरफ जो है वो ब्लडशेड हो रहा था, खून खराबा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं। खास करके ये जो कलकत्ता किलिंग है ना, ये एक बहुत ही बड़ा वायलेंस वहाँ पर देखा गया था। कंटिन्यू अक्रॉस द नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया फॉर ऑलमोस्ट ईयर, मतलब पूरे साल नदर्न पार्ट में, ठीक है, और ईस्टर्न वाले पार्ट में, राइट, पूरे साल इस तरह के दंगे फसाद चलते रहते। पार्टीशन फॉर द न्यूमेरियस मुस्लिम इन इंडिया एंड हिंदूज सिख इन पाकिस्तान डिफिकल्टी सिचुएशन। अब ये जो पार्टीशन हुआ है ना, ये जो पार्टीशन हुआ, ये हिंदू मुस्लिम के डिवाइडेशन से हुआ, मतलब उनके विभाजन से हुआ। तो कुछ हिंदू जो है वो हिंदू और सिख जो है वो पाकिस्तान की तरफ रह गए थे, कुछ मुस्लिम जो है वो इंडिया की तरफ रह गए थे। अब यहाँ पर उनको क्या करना था, माइग्रेट करना था, उनको अपनी जगह पर पहुँचाना था। खैर, इस बात में तो हम में आएंगे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन ये कहती है कि इंडिया एंड द हिंदूज, इंडिया हिंदू एंड सिख इन पाकिस्तान इन डिफिकल्टी सिचुएशन एंड दे वर लेफ्ट विद द टू चॉइस। अब जो मैंने कहा ना कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिख रह गए थे, राइट। देखो, अब बात सुनो मेरी, जब ये पार्टीशन हुआ, ठीक है, पार्टीशन हुआ, तो बहुत ही कम टाइम के लिए लोगों को बोला गया था कि अगर तुम्हें पाकिस्तान जाना है, अगर तुम पाकिस्तान के फेवर में हो तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, जो इंडिया में रहना चाहता है वो इंडिया में रह जाए। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो बाउंड्री क्रिएट की गई है, इसमें कौन सी तरफ इंडिया है, कौन सी तरफ इंडिया है, कौन सी तरफ पाकिस्तान है। तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि किस तरफ जाना, किस तरफ है। पार्टीशन तो हो गया, बाउंड्री भी बना दी गई, लेकिन किस तरफ इंडिया है, किस तरफ पाकिस्तान। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे पजल हो गए थे, राइट। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिख रह गए थे, उनके सामने बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी। वो क्या कि या तो देखो, या तो तुम्हारे पास जो है वो डेथ और थ्रेट के अलावा कोई भी दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। या तो तुम डर डर के वहां पर रहो, कभी भी तुम्हें मारा जा सकता है, या फिर ऐसा करो कि वहां से माइग्रेट होकर हमेशा हमेशा के लिए तुम इंडिया आ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी ने पाकिस्तान के अंदर, कोई सिख है या कोई हिंदू है, उसने अपना वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका अपना घर है, और बहुत सालों से उनके जो एंसेस्टर थे, जो उनके बड़े बूढ़े थे, है ना, तो वहाँ पर रह रहे थे, है ना। अब उनको अचानक से बोल दिया जाए कि तुम्हें सब कुछ छोड़ करके और इंडिया जाना है, और इंडिया में जीरो लेवल से उनको स्टार्ट करना बहुत उनके लिए मुश्किल था। या तो तुम ये वाला तरीका अपनाओ, या फिर डर डर के तुम रहो कि कभी भी कोई भी जो है वो मुस्लिम आ जाएगा और तुम्हें मार देगा, या तो इस डर के साथ रहो। अब इस सिचुएशन
में लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के इंडिया आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उनको मारा भी गया पाकिस्तान के अंदर कि तुम क्यों वापस इंडिया नहीं गए। इस तरह की सिचुएशन उनके साथ हो रही थी, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हमारा ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको किस तरीके से फ्रेम किया गया। ये तो खैर वो सिचुएशन थी कि हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी के साथ खुशी भी थी और गम भी था, तो वो सिचुएशन जान ली है। अब अपने हम यहाँ पर मेन टॉपिक पर आते हैं, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन द विंटर ऑफ 1945-46 प्रोविजनल इलेक्शन वर हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1945-46 में इंडिया में प्रोविजनल इलेक्शन होते हैं। द मेंबर ऑफ द असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैडम ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर वोट हुए थे क्या? नहीं बच्चे, उस टाइम तक वोटिंग राइट सभी को नहीं दिए गए थे, ठीक है। प्रोविजनल इलेक्शन का मतलब होता है जो एरिया वाइज, जैसे जो भी फ्रीडम फाइटर जो भी हमारे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, है ना, उन्हीं के बीच में क्या होती है, उन्हीं के बीच में ही इलेक्शन होते हैं कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बनेगा, कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए, है ना। तो इस तरीके से जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, है ना, तो उन्हीं में से ही इलेक्शन करवाया गया था प्रोविजनली, प्रोविजनल लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू यहाँ पर जो है उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। मतलब इसमें क्या होता है कि इंडिया का हर एक सिटीजन वोट देगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये जो है वो इलेक्शन नहीं हुए थे। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ। तो ये जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे ना, तो ये प्रोविजनल लेजिस्लेचर के बिहाफ पर इलेक्ट हुए थे, ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर, ठीक है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, क्या हमारी पूरी की पूरी पब्लिक जो है, पूरे इंडिया के सिटीजन क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं। तो जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर भेजते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं, उन्हीं में से ही क्या होता है, उन्हीं में से इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब उन्हीं में से ही वोट होते हैं और उसके बिहाफ पर जो है वो इस तरह से इलेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटरनली होता है, ये ओपनली नहीं होता। जैसे जो हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनके इलेक्शन लोकसभा के होते हैं, तो पता होता है कि भाई अब ये इस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं और इन्हीं की ओपनली होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो पता चल जाता है कि ये पीएम बन गए हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वो सब इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। उसमें किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, या पूरा डायरेक्ट जो है वो एक लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, नेक्स्ट बात करेंगे कि द इलेक्शन ऑफ द असेंबली वाज हेल्ड इन 1946, ठीक है। अब यहाँ पर असेंबली में 1946 के अंदर इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, द असेंबली आल्सो हैड द रिप्रेजेंटेटिव द प्रिंसली स्टेट। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडिया के जो प्रेसिडेंसीज थी, है ना, मतलब ऐसा एरिया जो अंग्रेजों के अंडर में था, ठीक है। और एक तो ये वाला एरिया हो गया, दूसरा ये जहाँ पर प्रिंसली जो रूलर्स थे, है ना, प्रिंसली स्टेट देते जिन पर रूलर्स का रूल चल रहा था अभी भी, एक वो थे और दूसरे जो आम लोग थे वो, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द इलेक्टेड बाय द प्रोविजन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तीनों जगह से ही जो है वो लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, और वही लोग जाकर के संविधान की जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसको बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, नेक्स्ट बात करेंगे द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेड 3 मेंबर। अब इस तरीके से जब पूरी तरीके से इलेक्शन हो गए और एक पूरा का पूरा ग्रुप बन गया, एक टीम बन गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिसमें कि 300 मेंबर्स थे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो अराउंड 300 करोगे आप, ठीक है। सो ऑफ द 36, अब यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात पढ़ने वाले हैं, बात समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसने क्या रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वैसे तो सभी काम कर रहे थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो मेन जो काम होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते टाइम किस किस को क्या क्या काम दिया गया, तो यहाँ पर हम मेन लीडर्स की बात करेंगे। सो 6 मेंबर प्लेड द पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल, दीज वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। तो यहाँ पर 3 की बात करेंगे, मतलब 3 जो थे वो कांग्रेस लीडर्स थे। तो एक हो गया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दूसरे कौन हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड थर्ड वन इज राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो जवाहरलाल नेहरू कौन थे बच्चे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के भी जो है वो कार्यकर्ता थे, मतलब इन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमारी असेंबली में पेश किया था, है ना।
सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के, और ये जो है बिहाइंड द सीन काम करेंगे, यानी कि किस तरीके से जो एक तो रहता है ना कि जैसे मूवी में एक हीरो रहता है, तो हीरो और हीरोइन जो होता है फ्रंट पेज पर होते हैं ना, तो सीन में जो है फ्रंट आगे लेके आता है, मतलब पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है ना। तो बिहाइंड द कर्टन यानी कि मूवी के पीछे कितने सारे काम होते हैं, तो इस तरह का काम जो है कौन संभालेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल संभालेंगे, है ना। एंड द राजेंद्र प्रसाद, और ये कौन थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। इट वाज नेहरू हु मूव्ड द क्रूशल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्तावना जो है वो प्रस्ताविका रखी थी, एज वेल एज द रेजोल्यूशन द प्रपोजिंग, और साथ में उन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को भी इंट्रोड्यूस किया कि हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग के अंदर जो है वो ट्राई कलर्स होने चाहिए, ठीक है, हॉरिजेंटल ट्राई कलर्स ऑफ द सैफरन, सैफरन के बाद क्या हो जाएगा आपका वाइट, ठीक है, सैफरन वाइट एंड ग्रीन, ठीक है, सैफरन वाइट एंड ग्रीन, तो ये हमारे 3 कलर्स होने चाहिए, राइट। और इस तरह का प्रपोजल जो है वो किसने दिया, वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राइट। अब बिसाइड दीज कांग्रेस ट्रायो अ वेरी, तो इनके अलावा अगर हम बात करें किसकी कांग्रेस ट्रायो के अलावा, यानी कि जो 3 मेंबर थे उनके अलावा, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द असेंबली वाज लॉयर एंड द इकोनॉमिस्ट B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर मैं ये मानूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किनको कहा जाता है, तो सबको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ना कुछ ऐसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फ्रेम किया कि वो इंडिया जो मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग द पीरियड ब्रिटिश रूल। अंबेडकर है, जब ये ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया के अंदर, तो अंबेडकर पॉलिटिकल, ये जो कांग्रेस पार्टी है इसके ओपोनेंट थे, है ना, इसके खिलाफ थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि कांग्रेस जो है वो डिप्रेस क्लास के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती है, उनको हमेशा पिछड़ा हुआ जो एक वर्ग समझती है, तो मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। तो पहले इनके ओपोजिशन में थे, लेकिन महात्मा गांधी की एडवाइस पर ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी की एडवाइस पर ये क्या बन जाते हैं, एडवाइस ऑफ द महात्मा गांधी, ही वॉज आज द इंडिपेंडेंस टू ज्वाइन द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट एज द लॉ मिनिस्टर। तो ये कानून मंत्री बनना स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो ये थे, एक तरफ तो कौन थे, एक तरफ तो महात्मा गांधी थे, दूसरी तरफ कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सर्विंग द हिम। अब हमने क्या किया, हमने अभी 4 लीडर्स के बारे में पढ़ा, तो ट्रायो कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमने फोर्थ कौन से पढ़े, हमने फोर्थ को समझा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, सर्विंग विद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अब 2 लॉयर्स और थे, जिनमें से एक का नाम था KM मुंशी, जो कि कहाँ से, गुजरात से थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कभी मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। सो ये कहाँ से थे, ये थे मद्रास से। तो ये 2 मेंबर जो लॉ मिनिस्टर थे ये उनके साथ थे, लॉयर्स जो थे वो उनके साथ थे। सो दीज 6 मेंबर वर द, अब यहाँ पर 6 मेंबर हो गए, ठीक है, दीज 6 मेंबर गिवन द वाइटल असिस्टेंस बाय द 2। अब इन 6 मेंबर्स के अलावा भी 2 मेंबर्स ऐसे थे जो कि कौन थे, जो कि सिविल सर्वेंट थे। वन ऑफ द B.N. राव, एक में थे B.N. राव और दूसरे कौन थे, B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो B.N. राव करेक्ट आंसर करना है आपको। द अदर वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन S.N. मुखर्जी, हु हैड द एबिलिटी पुट द कॉम्प्लेक्स प्रपोजल इन क्लियर लीगल लैंग्वेज। कहना है कि जिनको कानूनी कार्रवाई बहुत अच्छे से आती थी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये इस तरह के 2 एडवाइजर ऐसे थे सिविल सर्वेंट, जो क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इन 6 मेंबर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, ठीक है। सो ये कौन है, ये हैं कौन, गुजरात के KM मुंशी, सेकंड है आपके कौन, सेकंड है A.K. अय्यर, और थर्ड कौन है, थर्ड है आपके 2 सिविल सर्वेंट है, ठीक है। ये कौन थे, एक थे B.N. राव, ठीक है, ये थे B.N. राव, और नेक्स्ट कौन थे आपके S.N. मुखर्जी, ठीक है। सो ये थे, ठीक है, ये 2 सिविल सर्वेंट थे, राइट। चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था, विजन का मतलब होता है उद्देश्य। क्या उद्देश्य था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तो पहले प्रपोजल तो दिखाया जाएगा, तैयार करवाया जाएगा ना, कि हमारा जैसे कोई भी बजट पास किया जाता है या कोई भी बिल पास किया जाता है, एक्ट पास किया जाता है ना, तो उससे पहले ना बताया जाता है कि ये प्रपोजल है ना,
देन पहले प्रपोजल को रखा जाता है, अगर उसको मंजूरी मिल जाती है देन उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइंड द आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। सो ये जो था ये एक बेसिक आइडिया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था डिफाइन द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, इसमें एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक कह सकते हैं कि लेआउट था, है ना, एक ड्राफ्ट था। So it provide the framework with the work which the work of the constitution making was to proceed. So first है इसमें क्या क्या उद्देश्य प्रस्ताविका में क्या क्या बताया गया था, तो इसका एक तरीके से ऊपरी जो ढांचा होता है ना, फ्रेमवर्क जो होता है, तो उसमें ये बताया गया था किसमें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वर इट प्रोक्लेम द इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट सोवर्जन एंड द रिपब्लिक कंट्री। ये प्रोक्लेम करता है, प्रोक्लेम करने का मतलब ये घोषणा करता है कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट हो गया, सोवर्जन हो गया, रिपब्लिक हो गया है। और ये इंडियन सिटीजन को गारंटी देता है किस बात की, कि हर इंडियन सिटीजन को जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी और फ्रीडम भी। जब भी आप ये पूरी हिस्ट्री में जब भी आप कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी आप रेवोल्यूशन पढ़ते हो, तो हमेशा रेवोल्यूशनरीज की, रिबेलियंस की एक ही डिमांड होती है, सॉरी बेसिकली 3 डिमांड होती है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए और हमें इक्वालिटी चाहिए। ये 3 अगर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की बात मान लेती है तो उस देश में, उस कंट्री में पर्टिकुलर वो पीस बनी रहती है, मतलब शांति बनी रहती है ना। तो जो भी कहीं कहीं पर किसी भी तरह के अगर रेवोल्यूशन हुआ है, रिबेल हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, तो बेसिक डिमांड यही होती है, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम, ठीक है। सो इट अश्योर दैट द, तो साथ में ये भी अश्योर करती है कि हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि अब इंडिया में रहने वाले किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी या कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सभी को, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से हैं, या फिर वो ट्राइबल एरियाज से हैं, डिप्रेस क्लास से हैं, या अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, सभी को जो है वो इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, अब देखिए ये सारा जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया था ये सब कुछ हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी मेंबर्स थे वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, तो उसमें एक मेंबर ऐसे थे जो कि लोगों को ये कह रहे थे, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी उनके सपोर्ट में थे या जो भी उनके साथ में थे, ठीक है, या फिर वो जहाँ के लीडर थे वहाँ पर कहते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई है ना, इस पर विश्वास मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है किसकी, ब्रिटिशर्स तो चले गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पपेट यहाँ पर छोड़ गए। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, ठीक है, जो उनके मुताबिक काम करेगी, तो आप इस पर विश्वास मत कीजिए, ठीक है। तो ये कहना था किसका, सोमनाथ लाहिरी जी का, ठीक है। तो सोमनाथ लाहिरी जी ने ये कहा था। सोमनाथ लाहिरी कम्युनिस्ट मेंबर, ये कौन थे, कम्युनिस्ट मेंबर थे। व्यूड दैट द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। ही अर्ज दैट द मेंबर ऑफ द फुली फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इम्पेरियल रूल। वो कहते हैं कि ये जो आप जितने भी मेंबर्स हैं ना, ये सारे उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और जैसा वो इनको गाइड करते हैं वैसे ही करते हैं। सो लाहिरी वांटेड टू रियलाइज दैट, बाद में इनकी आंखें खुली, बाद में इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई, क्योंकि ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहकर जब इन्होंने काम किया, सारी अंदर की चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, ऑब्जर्व किया, तब इनको पता चला कि हाँ ये इंडिया की ही है और इंडिया के लोगों की भलाई के लिए इस पर काम किया जा रहा है ना। तो ये थे सोमनाथ लाहिरी। अब हम बात करते हैं आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज बीइंग द कंसिडर्ड सोर्स ऑफ द एक्सप्रेसिंग द of those who had the participated in the freedom struggle। अब ठीक है कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो बाद में पहले मुस्लिम लीग उसके लिए थे, मुस्लिम लीग के थे या अदर पार्टीज़ के थे, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनके अलावा कुछ और अलग तरीके से काम कर रहे थे, लाइक सोशल रिफॉर्म्स वगैरह का काम कर रहे थे, है ना। तो इनमें से कौन थे, एक जो थे स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। सिंस द 19th century द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस हैड बिकम द क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल इन इंडिया, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर देखिए, अब ये फ्रीडम है, अब ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, कि इंडिया में रहने वाले हर सिटीजन को फ्रीडम दी जाए, हर तरह की छूट दी जाए, ताकि वो अपने तरीके से अपने जीवन को लीड कर सके, है ना। सो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस हैड बिकम द क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल इन द इंडिया। अब जैसे बात करें किसकी, जैसे विमेन एजुकेशन थी, है ना, तो विमेन एजुकेशन पहले बहुत ही मतलब मानते थे लोग कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, है ना, सिर्फ लड़कों को पढ़ाया करते थे। तो धीरे धीरे सोशल रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है फ्रीडम से, इक्वालिटी से, है ना।
और जस्टिस से। तो ये जो रिफॉर्म्स हो रहे थे ये भी कहीं ना कहीं ये अपने तरीके से वर्क कर रहे थे सोशल रिफॉर्मर्स, और ये इनकी रिफॉर्मेशन से यानी कि इनके चेंज लाने पर भी धीरे 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 सोशल जस्टिस जो उनके साथ हुआ, इक्वालिटी उनको मिली या फिर फ्रीडम उनको मिली, तो वो इन्हीं की हेल्प से मिली। द सोशल रिफॉर्मर्स इन द 19th सेंचुरी वर प्लीडिंग द सोशल जस्टिस, दे अपोज द, तो उन्होंने क्या किया, दे अपोज द चाइल्ड मैरिज। उन्होंने किसको अपोज किया, चाइल्ड मैरिज को। पहले बचपन में शादी हो जाती थी, बहुत सारे जो है वो बचपन में शादी होने के बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज चलते थे। फॉर एग्जांपल जैसे लड़की जल्दी विडो वगैरह हो जाती थी, फिर विडो को रीमैरिज करने का जो है वो राइट नहीं दिया गया था, है ना, और लोगों को हेल्थ इश्यूज होने लगे थे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो यहाँ पर अपोज किया गया किसको, चाइल्ड मैरिज को, एंड डिमांड फॉर द विडो रीमैरिज द कैंपिंग बाय द स्वामी विवेकानंद। और इस तरह की कैंपिंग जो थी वो किनके द्वारा शुरू की गई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, राइट। सो हिंदुइज्म वॉज एन एफर्ट टू मेक द रिलीजियस मोर जस्ट, ठीक है। और इन्होंने जो है वो शिकागो के अंदर 1893 के अंदर शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रिलीजियस मीटिंग हुई थी, ठीक है, और वहाँ से जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। और इस तरीके से जब वहाँ उन्होंने अपनी स्पीच देनी स्टार्ट करी, ठीक है, रिलीजन के ऊपर, राइट, तो सभी लोग वहाँ पर देखकर हैरान हो गए। और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कहाँ पर रूल कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसे ग्रेट, ऐसे महान संत रहते हों, तो वहाँ पर कोई उस कंट्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। तो ये सरासर उनकी बेवकूफ़ी है। तो ऐसे भी वर्डिंग्स बोली गई थी, राइट। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना है, ठीक है, कि वैसे तो मैंने बता दिया है कि ये जो धर्म सम्मेलन था जिसमें स्वामी विवेकानंद इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे, तो ये कब हुआ था, तो वो मुझे आपको लिखकर बताना है, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, शिकागो में। शिकागो कहाँ पर है, तो ये भी आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख करके। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, नंबर ऑफ द एक्ट वर पास्ड इन द, तो यहाँ पर जैसे सोशल रिफॉर्म्स होते हैं इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी किए जाते हैं ताकि पॉलिटिकल फील्ड्स में कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है, ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो और कंट्री को भी फ़ायदा हो, ठीक है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। तो इसके लिए नंबर ऑफ एक्ट जो है पास किए जाते हैं, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, ठीक है। सो विच एनलार्ज द स्पेस फॉर द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। सो अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है लोगों को पहले जो राइट नहीं दिए गए थे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के तौर पर कि सभी लोग जो है वो वोटिंग कर सकते हैं, तो ये जो है वो 1935 के एक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। और जो विमेन की पार्टिसिपेशन देखी गई थी पॉलिटिकली भी, तो वो 1919 में हुई थी। द एग्जीक्यूटिव वॉज, और यहाँ पर 1909 की अगर मैं बात करूँ तो आपको ही पता है कि 1907 के अंदर कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, ठीक है, 2 भागों में बट गई थी। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग जो थी वो बार बार डिमांड कर रही थी, तो उन्होंने प्रपोजल रखा किस तरह का कि हमें जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्शंस कराने हैं, ठीक है। तो ये प्रपोजल रखा गया था, राइट, और इस प्रपोजल को फिर बाद में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर उसके बिहाफ पर 1919 में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के अलग हो जाते हैं और मुस्लिम लीग के अलग होते हैं। फिर 1935 के एक्ट पर क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव वॉज मेड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजनल लेजिस्लेचर इन 1919 एंड entirely responsible under the Government of India Act of 1935. ड्यूरिंग, जब ये एक्ट पास किया जाता है ड्यूरिंग द इलेक्शन 1937 अंडर द 1935 एक्ट कांग्रेस केम टू पावर इन। तो जब ये इलेक्शन हुए, जब ये एक्ट पास हो गया कि हाँ ठीक है अब जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के तौर पर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1937 अंडर द 1935। तो जब ये इलेक्शन पास, मतलब जब ये एक्ट पास हो गया था, तो ये पास होने के बाद 2 साल बाद 1937 में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस केम टू पावर, तो कांग्रेस जो थी वो 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में उन्होंने जीत हासिल करी, किसने, कांग्रेस ने। जबकि अर्लियर प्रोविजनल बॉडीज वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टरेट वर वेरी स्मॉल साइज। देखो पहले क्या होता था, पहले छोटे से एरियाज में, ठीक है, क्या किया जाता था, इलेक्शन करवाए जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एरिया एक्सटेंड होता चला गया। मतलब आप ये मानो कि जो प्रोविंसेस होती हैं, पहले छोटे छोटे प्रोविंसेस बनाए गए थे, उसमें जो है वो 50,000 या 1 लाख के आसपास जो है लोग जहाँ पर रहेंगे उसको एक पर्टिकुलर दो बना दिया जाता था, प्रोविंसेस बना दिया जाता था। फिर धीरे धीरे ये जो दायरा था, है ना, पॉपुलेशन का दायरा था या प्रोविंसेस का दायरा था, वो बड़ा कर दिया कि जहाँ पर 10 लाख लोग एक साथ रहेंगे उसको एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोविंसेस बना दिया जाएगा। तो इस
तरीके से अर्लियर द प्रोविजनल बॉडीज वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट वेरी स्मॉल साइज, though the size of the electorate was expanded over the years, but even in 1935 it remained limited to the 10 to 15% of the adult population. लेकिन हम यहाँ पर बात करें 1935 का एक्ट जब पास हुआ था और इस एक्ट के आधार पर 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें ओनली 10 to 15% लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग पूरी तरीके से जानते नहीं थे कि वोटिंग राइट्स क्या होते हैं और सभी को दिए भी नहीं गए थे, है ना। तो फिर बाद में देखा धीरे धीरे लोगों को जो है अवेयर किया जाने लगा। तो 10 to 15% ओनली एडल्ट पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पर जो पहले इलेक्शन करवाए जाते थे तो वो लिमिटेड ही करवाए जाते थे, तो जब तक जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू वोटिंग नहीं करवाई जाती थी। लेकिन सरकार बनाने के लिए जितने ज़्यादा लोगों की हम ओपिनियन लेंगे उतने ही ज़्यादा लोग जो है वो अपने गवर्नमेंट के लिए या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उतने ही अपने मन से जो है वो इलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो प्रोविजनल इलेक्शन हुए थे फिर उसके बजाय वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए। अब लोग जो हैं वो क्या करने लगे, अपने मर्जी से अपने वोट से गवर्नमेंट को इलेक्ट करने लगे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करने लगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफाइनिंग द राइट। अब ठीक है, इलेक्शंस वगैरह तो हो गए, लोगों को पता भी चल गया भाई ऐसे वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। पहले बहुत ही कम लेवल पर हुए, फिर थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। आज भी देख रहे हो ना कि कई जगहों पर मतलब 100% आज भी नहीं है, किसी किसी स्टेट में 100% होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेशो बहुत ही कम देखा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, है ना, वो रहते हैं, या फिर कोई विमेन वगैरह होती हैं, है ना, तो आप ये देखिए कि वो उनको ना अभी भी वोट की वैल्यू नहीं पता है कि उनके वोट कितने कीमती होते हैं, राइट। तो कहते हैं ना कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है, तो एक वोट सरकार को गिरा सकती है और एक ही वोट सरकार को बना भी सकती है ना। लेकिन अभी भी धीरे धीरे लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आना बाकी है, ठीक है, और पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा थी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास द इम्पॉर्टेंट इशू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डिफाइनिंग द राइट। अब सबसे बड़ा इशू क्या था राइट्स को लेकर के, राइट क्या होते हैं किसी को नहीं पता था, राइट क्या होते हैं, किसको राइट दिए जाने और कैसे राइट दिए जाने चाहिए, ये बहुत बड़ा टास्क था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। नो वन द आइडिया डिफाइनिंग द right of the individual citizen and no one was aware whether there should be specialized right for the oppressed group or not, कि क्या हमें ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देने चाहिए राइट, पर्टिकुलर कम्युनिटी को देने चाहिए, या फिर मतलब सबको देने चाहिए, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको राइट देने चाहिए और क्या। सो द टास्क वॉज वेरी डिफिकल्ट एज देयर वर डिफरेंट ग्रुप हु एक्सप्रेस देयर। अब देखो इंडिया जैसी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग डिमांड होती है, यही डिमांड जो है फिर वो राइट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, है ना, फार्मर्स की डिमांड थी, राइट। तो वो डिमांड को लेकर के सरकार पर क्या बना रहे थे, प्रेशर बना रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन इन्हीं डिमांड को लेकर के वो सो राइट से उसको कनेक्ट किया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लैंग्वेज को लेकर है, ठीक है, कि हमारी जो है हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्टेट्स जो लैंग्वेज होती हैं ना, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर उस स्टेट के बच्चे अपनी लैंग्वेज में जो उनकी मदर टंग होती है उसमें अगर वो एग्ज़ाम देंगे तो वो अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उनको हिंदी और इंग्लिश समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब यही राइट बन जाएगा आगे चल करके, राइट। ये उनकी डिमांड थी कि हमें अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ना है, ठीक है, बाकी अदर लैंग्वेज को हम ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हमारी खुद की मदर टंग होगी। फिर यही चल के यही डिमांड आगे चल करके राइट बन जाती है, ठीक है। सो ये इस तरीके से राइट को डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से आपके स्मॉल क्वेश्चंस और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों ही बनते हैं, स्मॉल क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। देयर वाज अ पावरफुल अपील फ्रॉम द बी पोके बहादुर। तो एक बहुत ही पावरफुल अपील की जाती है किसके द्वारा, बी पोके बहादुर के द्वारा। क्या? फ्रॉम द मद्रास 27 अगस्त 1947 टू कंटिन्यू विद द सेपरेट। तो ये सेपरेट इलेक्शन के फेवर में थे, इनका मानना था कि सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो अपने आप को अपलिफ्ट करेगी, उनको आगे आने का मौका मिलेगा, वो अपने राइट के बारे में अपनी डिमांड को लेकर के और गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रख सकती है। तो ये कौन थे? बी पोकेर बहादुर थे, ठीक है। नाउ आरवी धुलेकर का क्या मानना था कि ये जो सेफगार्ड के नाम पर ये जो
सेपरेट इलेक्शन करा रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल गलत है। asserted that on the name of the safeguarding interest of the minority Britishers played their game। उन्होंने कहा कि सेफगार्ड के नाम पर ब्रिटिशर्स अपना गेम खेल गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है वो खुद तो चले गए, लेकिन अभी भी वही चीज़ें बाकी हैं कि इनके अंदर फूड डाल देते हैं, ये आपस में लड़ेंगे और किसी न किसी तरीके से उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। सो ये कहना किसका था? ये कहना था आर.वी. धुलेकर का कि जो सेफ जो गार्डिंग है, ठीक है, मतलब माइनॉरिटी के लिए अगर उनको सेपरेट इलेक्शन करवाने हैं तो ये सेपरेट इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिशर्स ने दिया था। वो तो चाहते ये थे कि फूड डालो और राज करो, यानी कि इनके अंदर फूड पड़े और किसी तरह से इनका फ़ायदा हमारे लिए हो। अकॉर्डिंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट आती है कि अकॉर्डिंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल कि ये जो सेपरेट इलेक्शन है ये एक ऐसा पॉइजन है, एक ऐसा जहर है जो हमारी पॉलिटिकल बॉडी के अंदर एंटर करके धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना। तो ये किसका कहना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। गोविंद बल्लाल पंत का क्या कहना था? गोविंद बल्लाल पंत का कहना था कि डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द नेशन बट ऑल्सो फॉर द माइनॉरिटी। ना सिर्फ ये नेशन के लिए हानिकारक है बल्कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए भी हानिकारक है ना। क्योंकि आप ये देखिए कि जब एक मेजॉरिटी से माइनॉरिटी अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो जो फैसिलिटीज़ मेजॉरिटी को दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी वाले इससे सफ़र करेंगे, क्योंकि वो संख्या में थोड़े हैं और ये ज़्यादा हैं। तो अगर ज़्यादा के साथ मिलकर रहेंगे तो वो फैसिलिटीज़ उनको भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, है ना जी। तो ये कहना किसका था? गोविंद बल्लाल पंत का। इसमें से एक जो है बहुत ही यहाँ पर फेमस नाम है क्या? बेगम इजाज़ रसूल। हालांकि ये मुस्लिम थी लेकिन इन्होंने भी सेपरेट इलेक्शन को जो है वो नहीं होना चाहिए इसके सपोर्ट में थी। सो इस आइडिया को उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज ऑल्सो सपोर्ट बाय ऑल मुस्लिम। तो यहाँ पर हर जो सारे मुस्लिम थे ना वो भी नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्शन हो। इनमें से कुछ चाहते थे कि सेपरेट इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है, जबकि बहुत सारे चाहते थे कि होने चाहिए। उनमें से एक थी बेगम इजाज़ रसूल। फेल्ट दैट द सेपरेट इलेक्शन वर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को ख़त्म करने जैसा है ये, ठीक है, एज दे आइसोलेटेड माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, issues of defining the minorities in constitution assembly। the next important question। अब ये राइट्स वाला तो डिफाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने वो था क्या? वो था रिगार्डिंग द डिफाइनिंग द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को डिफाइन करना। माइनॉरिटी क्या होती है? जो संख्या में कम होते हैं, क्या हमें उनको माइनॉरिटीज़ में रखना चाहिए? या जिनकी जो एक एनुअल इनकम होती है, ठीक है, जो बीपीएल से नीचे होते हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, क्या हमें उनको माइनॉरिटीज़ में रखना चाहिए? या किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के उनको माइनॉरिटी में रखना चाहिए? कौन किसको रखें, ठीक है, ये सबसे बड़ा टास्क था सेकंड वाला। सो एनजी रंगा अ सोशलिस्ट। कौन थे? एनजी रंगा एक सोशलिस्ट थे, ठीक है। वांटेड टू इंटरप्रेट द टर्म माइनॉरिटीज़ इन द इकोनॉमिक टर्म। हम माइनॉरिटीज़ में उनको रखेंगे जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो बहुत पुअर है ना। सो अकॉर्डिंग टू हिम द रियल माइनॉरिटी वर पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। मतलब जो जिनकी एनुअल इनकम इतने से, जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया होगा उतने से कम है, ठीक है, जिनको खाना तक ठीक से नहीं मिल रहा है, रहना खाना जो है मतलब ठीक तरीके से वो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? माइनॉरिटीज़ में हम उनको मेंशन करेंगे, है ना, उनको रख सकते हैं। तो ये कहना था किसका? एनजी रंगा का। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्यू ऑफ द जयपाल सिंह ऑन ट्राइबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस किस कम्युनिटी से कौन कौन से लीडर आते हैं और उनकी तरफ से वो लीडर क्या बोलते हैं, ठीक है, उनके राइट्स को लेकर के, उनकी डिमांड को लेकर के। तो जयपाल सिंह जो थे ये ट्राइबल्स को लीड कर रहे थे, ठीक है, ट्राइबल पीपल को लीड कर रहे थे। वन ऑफ द ग्रुप मेंशन बाय द एनजी रंगा, द ट्राइबल वर रिप्रेजेंटेड द असेंबली बाय द जयपाल सिंह, ठीक है। अब यहाँ पर जो वन ऑफ द ग्रुप मेंशन बाय द, तो यहाँ पर एनजी रंगा ने क्या किया था? एनजी रंगा ने जो माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करते हुए कहा था ना, तो ये तो क्या थे? वो कॉमन थे, सारे के सारे माइनॉरिटीज़ को लेकर कह रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर ट्राइबल पीपल की बात करें, क्योंकि ट्राइबल पीपल कौन होते हैं? जो जंगलों वगैरह में रहते हैं या बहुत सालों से वो पिछड़े हुए हैं, है ना। तो वो ट्राइबल पीपल्स जो थे उनकी तरफ से ये कौन आते हैं? जयपाल सिंह जो है उनके लीडर की तरह से माने जाते हैं। और उनकी बात को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा कि असेंबली बाय द जयपाल सिंह ही टॉक्ड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब। उन्होंने कहा कि
ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें ये काम करना चाहिए, मतलब उनकी तरफ से बोलते उन्होंने ये प्रपोजल रखा टू एंश्योर दैट द कंडीशन दैट वुड ब्रिंग द ट्राइब अप टू लेवल ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, कि जैसे जनरल पॉपुलेशन को राइट्स दिए जाते हैं, फैसिलिटीज दी जाती है, तो ऐसे ही हमें ट्राइबल्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि वो इतने सालों से पीछे हैं। कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में घर कर गई है कि उनको आगे आने का चांस नहीं दिया जाता, तो वो किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि जब उनकी बात ही नहीं मानी जाती है तो वो और पिछड़े चले गए, है ना। और कहीं ना कहीं जनरल पॉपुलेशन जो है वो उनको पिछड़ा हुआ समझ करके वो उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती है। तो जिस तरीके से जनरल पॉपुलेशन को राइट्स दिए जाते हैं, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है, सेम उसी तरीके से हमें ये सारे के सारे राइट्स भी हमें इनको देने चाहिए, उनकी डिमांड पर हमें कंसर्न करना चाहिए ट्राइबल को। तो उनकी सेफ गार्डिंग के लिए हमें इस तरह का कदम उठाना चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट द ट्राइब नीड प्रोटेक्शन, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ट्राइब्स क्या चाहते हैं, ट्राइब प्रोटेक्शन चाहते हैं, एज द सोसाइटी डिड नॉट ट्रीट दैम इक्वली ड्यू टू देयर प्रिमिटिव्स एंड द बैकवर्डनेस, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इतनी सेंस नहीं होते, वो थोड़े सा सिविलाइज्ड नहीं कम होते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होता है, उनका बोलने का तरीका वैसा होता है ना, उनका एक फिजिकल लुक को देख करके जो पॉपुलेशन मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं उनकी इन्हीं बातों को लेकर उनका मजाक उड़ाते हैं। तो हमें नहीं पता, हमें उनके लिए प्रोटेक्शन चाहिए, चाहे जैसे भी करके दो, ठीक है। तो एक आप सोचिए कि जो है वो ऐसा एक्ट पास किया गया कि जो भी इस तरह का मजाक उनकी जाति पर, उनके फिजिकल अपीयरेंस पर किस तरह का कोई मजाक उड़ाएगा तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह का जब एक्ट पास कर दिया जाएगा, इस तरह का प्रावधान जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करा जाएगा, तो सभी लोग डरेंगे, जनरल पॉपुलेशन को पता चलेगा कि इस तरह का प्रावधान है और इसके लिए सज़ा भी दी जाएगी, तो उस बात को ध्यान में रखकर वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा पीछे हटेंगे। तो इसी तरह की प्रोटेक्शन चाहते थे, ठीक है। सिंह डिमांडेड द रिजर्वेशन, फिर उन्होंने क्या किया कि हमें जो है वो रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्या किया था, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए रिजर्वेशन की डिमांड करी थी, तो इसी तरीके से ट्राइबल्स के लिए भी इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन की डिमांड करी। तो आप देखते हो ना कि बैकवर्ड क्लास के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए और आपके मतलब ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, है ना, तो ये सारे जो है वो रिजर्वेशन इन्हीं के बदौलत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, इशूज़ ऑफ द राइट ऑफ द डिप्रेस क्लास। अब यहाँ पर हम डिप्रेस क्लास के लोगों की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्राइबल्स हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई, अब यहाँ पर हम डिप्रेस क्लास के लोगों की बात करेंगे। अंबेडकर हैड डिमांड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जब नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे तो उसी दौरान अंबेडकर जी ने क्या कहा, अंबेडकर जी ने कहा कि हमें जो है वो डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी एक तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए हमें सेपरेट इलेक्शन करवाने हैं। और ये डिमांड लेकर गए ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स ही रूल किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनकी बात को फ़ौरन मान लिया, क्योंकि वो तो चाहते ही थे ना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर खेलना, है ना। तो उनकी बात को उन्होंने मान दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सेपरेट इलेक्शन कराइए, हमारी तरफ से कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो बट गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने इसको अपोज किया कि भाई तुम सेपरेट इलेक्शन मत कराओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने बिना जो है बातचीत किए किसी पॉलिटिकल लीडर से या मेरे से बिना बातचीत किए ये डिसीजन आपका जो है वो गलत है, हम इस पर डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। सो बहुत डिस्कशन के बाद ये बात यहाँ पर आकर जो है वो रुकती है, ठीक है, एंड होती है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन को छोड़ करके, और रिजर्वेशन की डिमांड होती है। और ये हुआ था पूना पैक्ट में, ये जो डिमांड मानी गई थी, ठीक है, गांधी जी और इनके बीच में जो संधि होती है वो थी पूना पैक्ट। क्या था वो? पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था 1931-2 के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। चलिए, नाउ 1931 में गांधी जी जब जाते हैं कहाँ पर, गांधी जी जाते हैं लंदन में सेकेंड कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, है ना। और जब वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि सेपरेट इलेक्शन जो है वो उसकी डिमांड ज़ोर शोरों पर चल रही है। तो उसके बाद से जो है फिर वो मीटिंग स्टार्ट होती हैं सेपरेट इलेक्शंस को लेकर के गांधी जी के साथ। तो उनकी मीटिंग भी होती है किसके साथ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ। और यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर रिजर्वेशन की डिमांड रखते हैं। और गांधी जी ने कहा कि ठीक है, सेपरेट इलेक्शन से तो कहीं बेटर है, मच बेटर है कि हम क्या करते हैं, हम इनको सेपरेट इलेक्शन करवा देते हैं, सॉरी इनको क्या करते हैं, इनको रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है। – 1931 में ये आए थे गांधी जी, और 1932 में ये पूना पैक्ट जो है वो होता है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए इसको 1932 कर देती हूँ, ठीक है।
1932 किस किस के बीच में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। बट गांधी जी अपोज इट, फेल्ट दैट बाय डूइंग सो दे विल द आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। गांधी जी का कहना था कि ये पूरी मेजॉरिटी से, ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाएगी और अलग होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मेजॉरिटी को मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं वो उससे थोड़ी सी दूर हो जाएंगे। तो आप ये सेपरेट इलेक्शन मत करवाइए। जे नागप्पा फ्रॉम मद्रास, ये कौन थे? जे नागप्पा थे, कहाँ से थे? मद्रास से। पॉइंटेड आउट द डिप्रेस्ड क्लास हैव बीन सफरिंग नॉट ड्यू टू देयर द न्यूमेरिकल insignificance, the constitution only 20 to 25% of the total population। उन्होंने कहा 100% में से 20 to 25% हमारे कंट्री के अंदर जो है वो डिप्रेस क्लास लोग रहते हैं, ठीक है। जे नागप्पा फ्रॉम मद्रास पॉइंटेड आउट दैट द डिप्रेस क्लास हैव बीन सफरिंग नॉट ड्यू टू देयर न्यूमेरिकल इनसिग्निफिकेंस। ना सिर्फ वो अपने कम नंबर की वजह से परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट ओनली 20-25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बट ड्यू टू द सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन विच इज़ कंटिन्यू दो द 1000 ईयर्स। हज़ारों साल से वो पिछड़े हुए हैं, इस बात से भी वो सफ़र कर रहे हैं, इस बात को लेकर भी वो डिमांड कर रहे हैं किसके लिए? कि हमें जो इतना पिछड़ा हुआ समझा जाता है कि हम, ठीक है, एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, हमारी जो एक फिजिकल अपीयरेंस है वो बाकी के लोगों के कंपैरेटिवली, ठीक है, नीचे है थोड़ी सी, राइट, बोलने का सेंस, उठने बैठने का तरीका, ये वो करके। तो इन सभी चीज़ों से जो जनरल क्लास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनका मजाक उड़ाते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल्स के साथ था, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि इसी तरह का प्रावधान भी हमें चाहिए कि क्या एश्योरिटी है कि पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो इनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करेगी। तो इनके लिए हमें क्या करना है? सेपरेट इलेक्शन करने। क्योंकि देखिए, अगर सेपरेट इलेक्शन नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो आज भी पिछड़े माने जाते। तो जनरल कैटेगरी में वो क्या करेंगे? रिजर्वेशन के बेस पर अपने आप को आगे लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये मुद्दा मत उठाना कि मैडम रिजर्वेशन को लेकर के ये सही था, गलत था, ये बात हो चुकी है ना। तो उनको आगे लाने के लिए, ठीक है, उनकी रिजर्वेशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया ताकि वो जनरल पॉपुलेशन के साथ अपना जो है कदम से कदम बढ़ाकर जो है वो कंट्रीब्यूशन दे अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अंबेडकर गेव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्शन आफ्टर द वायलेंस ऑफ द पार्टीशन। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड दैट। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या रिकमेंड किया? अनटचेबिलिटी शुड बी अबॉलिश, कि कोई किसी जाति पाति के आधार पर किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, हिंदू टेम्पल सभी के लिए खुले रहेंगे। सीट्स एंड द जॉब्स शुड बी रिजर्व्ड इन द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट ऑफिसेज द लोवेस्ट कास्ट फॉर द लोवेस्ट कास्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो सभी में उनके लिए सीट रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो ये बात जो है वो फाइनल हो जाती है। नेक्स्ट, पावर ऑफ द स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, पावर ऑफ द स्टेट की बात करेंगे। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रिस्पेक्टिव द राइट द सेंट्रल। अब यहाँ पर सारी बातें हो गई थी, अब यहाँ पर पावर को लेकर बात आती है कि इतने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब उन स्टेट्स गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है एंटायर कंट्री पर रूल करने वाले एक रूलिंग पार्टी होगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक ही स्टेट में क्या करेगी? वो अपना रूल इस्टेब्लिश करेगी, राइट। लेकिन पावर किसको ज़्यादा दी जाए, सेंट्रल को या फिर स्टेट को? तो बहुत सारे मेजॉरिटी में लोगों ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज़्यादा देनी चाहिए, मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरे देश का कार्यभार होता है, मतलब एक तरीके से पूरे देश के बारे में सोचना उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो अपने स्टेट के बारे में सोचेगी। देखो, ये पूरा का पूरा एंटायर हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इस पूरे इंडिया के बारे में, ये पूरी कंट्री के बारे में कौन सोचेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी, ठीक है, सेंटर सोचेगी। जबकि इसमें इतने सारे स्टेट हैं, ठीक है, इसमें इतने सारे स्टेट हैं, तो इन स्टेट्स के बारे में यहाँ पर महाराष्ट्र का कोई और होगा, ठीक है, केरला का कोई और गवर्नमेंट होगी, ठीक है, इसके बाद हरियाणा का कोई और है, पंजाब का कोई और है, राजस्थान, इसमें ईस्टर्न साइड में कोई और है, मतलब हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर पावर किसको दी जाएगी? पावर यहाँ पर स्टेट को ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि ये तो सिर्फ अपने एरिया तक ही सोचेगी ना। ये क्यों सोचेगी कि मुझे इसका डेवलपमेंट के बारे में सोचा है? नहीं सोचेगी, वो अपने दायरे तक ही सोचेगी। तो पावर किसको ज़्यादा देनी चाहिए? सेंट्रल को, ठीक है। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने स्ट्रॉन्ग जो है एक आर्ग्यूमेंट करी और
यहाँ पर सेंटर को ज़्यादा पावर देने की डिमांड करी, ठीक है। फिर क्या होता है, फाइनली 3 लिस्ट बनती हैं, ठीक है, कि कितनी पावर या कितने काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे, कितने काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे और कितने काम दोनों को मिला करके रहेंगे, ठीक है। तो 3 लिस्ट बनती है जिनको क्या कहा जाता है, जिनमें से एक को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो संभालेगी। सो सब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द लिस्ट वर, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है स्टेट गवर्नमेंट के टोटल कितने काम होते हैं, कितने सब्जेक्ट यानी कि कितने काम उनके अंडर में आते हैं, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरीके से कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। सो यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों के काम, मुझे टोटल काम बताने हैं कि आपको कितने मतलब बताए गए हैं इसके अंदर। तो सब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द लिस्ट वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, द यूनियन ऑल्सो हैड कंट्रोल द मिनरल्स एंड द की इंडस्ट्रीज। अब देखो जैसे कि मिनरल्स होती है, मिनरल्स का मतलब जैसे इंडिया के अंदर पहाड़ भी हैं, ठीक है, रिवर्स भी हैं, माइंस भी हैं, इनके ऊपर किसका हक रहेगा, किसके अंडर में आएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसी तरह के काम बताने आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके कि कितने काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, कितने काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, कितने काम दोनों को मिलाकर बनाए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो मिनरल्स होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एमएनसीज वगैरह होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, वो किसके अंडर में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है। मोर ओवर अंडर द, कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है ये, आर्टिकल 350 के अंडर में, ठीक है। द सेंट्रल हैड पावर टू टेक ओवर अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। अब जो गवर्नर होता है उसके रिकमेंडेशन पर स्टेट को वो ये कह सकती है कि तुम ये काम गलत करते हो, ठीक है, तुम्हें इस तरीके से करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को पूरी छूट नहीं दे दी गई, तुम अपनी मर्जी से अपने काम करो। अगर वो काम गलत करती है तो गवर्नर की हेल्प से स्टेट गवर्नमेंट को और ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमने ये काम क्यों गलत किया है ना, इस तरीके से, राइट। सो स्टेट लिस्ट में क्या है कि सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट वर कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके अंडर में जो भी काम होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, पंजाब पुलिस है, कर्नाटक पुलिस है, ये पुलिस है, वो पुलिस है ना, और जबकि आर्मी किसके अंडर में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। तो सेम ऐसे ही आपको काम ही बताने हैं, राइट। अब इसके अलावा जैसे कंकरेंट लिस्ट है, सब्जेक्ट कवर्ड अंडर द लिस्ट वर कंट्रोल बाय द बोथ। तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो दोनों के मिली भगत से होते हैं, मतलब दोनों के कंट्रीब्यूशन से होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्या हैं, बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक है ना, या फिर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, या फिर आप लगा सकते हो कि और क्या कह सकते हो, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ काम होते हैं, जैसे और एग्जांपल हो जैसे टोल टैक्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट और इनके, और जैसे ये एक्साइज वो होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कहीं पर किसी का छापा पड़ जाता है ना, रेड पड़ जाती है, ठीक है, बहुत सारे पैसे निकलते हैं, है तो वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में रहने वाला जो व्यक्ति होगा, उसके घर में मान लीजिए रेड पड़ गई, बहुत सारा पैसा निकला, तो बहुत सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट थोड़े ना ले लेगी, नहीं ना। तो कुछ पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो वो हो गई आपकी कंकरेंट लिस्ट, राइट। प्रोविजनल ऑफ द फिस्कल फेडरेशन, ठीक है। अब ये फिस्कल फेडरेशन का मतलब क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है या आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के ही कंट्रीब्यूशन से किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हाथ हटा लिया, अपना हाथ खींच लिया पीछे, ठीक है, तो अकेले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो स्टेट के बिना गवर्नमेंट और स्टेट के बिना सेंट्रल और सेंट्रल के बिना गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म इन द केस ऑफ सम टैक्स सच एज द कस्टम ड्यूटीज़। अब देखो यहाँ पर जैसे इसने एग्जाम्पल बताया कि जैसे कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, कंपनी टैक्स होते हैं, ऑल द प्रोसेस वर रिटेन बाय द सेंटर, ठीक है। सो ये सारे, अब यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़ की बात करती हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है जो दुबई जा रहा है, ठीक है, अब उसके पास में मान लीजिए बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है। अब या तो वो गोल्ड ले जाने की परमिशन ले गवर्नमेंट से, तो जब वो परमिशन लेगा तो उसको कुछ टैक्स के रूप में कुछ पे करना पड़ेगा, है ना।
तो वो टैक्स का जो टैक्स जाएगा वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। और जो इलीगल तरीके से वहाँ से कुछ गोल्ड वगैरह लेकर आया जिसने परमिशन भी नहीं ली, तो उसका सारा का सारा जो गोल्ड होता है वो जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि पहले जो है पहले उनको जो है वो इन्फॉर्म करना होता है, परमिशन लेनी होती है, तब जाकर वो ईजिली बिना किसी रोक टोक के वो ले जा लगा सकता है ना। तो इसके लिए जो टैक्स वगैरह फिक्स किए जाते हैं ना, तो वो टैक्स अगर आप पे करते हो तो इससे जो है आप इजीली जो है वो आप कोई लीगल काम नहीं कर रहे हो और इजीली जो है बिना किसी टेंशन के आप ला ले जा सकते हैं, है ना। और इस तरीके से इन द केस ऑफ सम अदर टैक्सेस सच एज द इनकम टैक्स, अब कुछ और भी टैक्सेस है, फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी द प्रोसीड वर शेयर्ड बाय द बोथ। मैंने अभी क्या कहा था कि एक्साइज ड्यूटीज जो होती हैं, एक्साइज ड्यूटी का मतलब कहीं पर रेट पड़ गई, अभी बताया था मैंने, तो वो पैसा जो है दोनों के पास जाता है, ठीक है। सो सेंट्रल एंड द स्टेट बट इनकम फ्रॉम सम अदर टैक्सेस, लेकिन कुछ अदर इनकम टैक्सेस भी होते, इनकम फ्रॉम सम ऑफ द अदर टैक्सेस सच एज द स्टेट ड्यूटीज, ठीक है। जैसे कि स्टेट ड्यूटीज का मतलब होता है लैंड टैक्स वगैरह हो गया है ना, हाउस टैक्स वगैरह हो गया, वाज होली असाइंड बाय द स्टेट। तो ये पूरा का पूरा, जैसे आपके घर में भी पापा से पूछना कभी हाउस टैक्स के बारे में, है ना, तो हाउस टैक्स दिया जाता है, तो वो टैक्स किसके पास जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट। और सबसे ज़्यादा ये जो लिकर बॉटल पर जो टैक्स जाता है, ये भी किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सम टैक्सेस सच एज द लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ ऐसे टैक्स हैं जैसे लैंड टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, एंड टैक्स ऑन द बॉटल लिकर कुड बी लिवाइव्ड एंड द कलेक्टेड बाय द स्टेट ऑन देयर ओन। तो वो स्टेट अपने बिहाफ पर इसको कलेक्ट करती है, इसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बच्चा CUET प्लस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, अच्छे तरीके से दोनों में अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो उसके लिए आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं CUET अड्डा 24/7 का। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y489। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको मैं बैच के फीचर्स बता देती हूँ कि बैच आपकी जो ऐप जब आप डाउनलोड करोगे या फिर जो आप ये महापैक लोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। PDF हर सेशन की आपको PDF दी जाती है, हर सेशन जो भी सेशन टॉपिक करवाया जाता है, तो देन उसके बाद उस पर डेली आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप रेगुलर जब क्लासेस को अटेंड करेंगे ना, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सो प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है कि बाहर से अगर आप कहीं से सैम्पल पेपर पिछले 10 साल के आप जो है वो PYQs ले रहे हैं या सैम्पल पेपर्स की बुक ले रहे हैं, तो आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर पूरे का पूरा ये मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये मिल जाएगा, तो आपको महापैक के अंदर कहीं से कुछ भी चीज़ अब जो है वो परचेज़ करने की जरूरत नहीं है। टीचर्स से आप लाइव क्लासेस में भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हर टॉपिक के बाद एक डाउट सेशन होता है जिससे कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाए, तो आप फेस टू फेस टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेशन की PDF दी जाती है, डेली क्विजेज आपको दी जाती हैं, ई-बुक्स वगैरह भी आपको दी जाती हैं, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में, और नोट्स और आर्टिकल्स और द वीडियोस। अब ये वीडियोस की बात करें, रिकॉर्डेड वीडियोस के मतलब होते हैं लाइव तो क्लासेस मिलेगी, साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वही क्लास कभी अगर आपकी मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको दी जाती है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। सो यही जो चीज़ें होती हैं वही आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। ये सारे ऐप के फीचर्स हैं, तो उसको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करो और इसी से ही आप क्या करोगे, महापैक पे एनरोल करोगे। यहाँ पर ये अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोडेड है। उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाओगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाओगे। अगर आप प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में है, UG में है, ठीक है। यहाँ पर आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो अपनी स्ट्रीम्स के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। और इसमें क्या करना है, ये रहा आपका आर्ट्स का महापैक, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे। यहाँ पर मैं इसके फीचर्स दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं, राइट। ये देखिए 1000 आवर्स की ऑनलाइन क्लास होगी, 1157 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी आपको, 185 ई-बुक्स दी जाएंगी प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। सो दिस पैकेज इंक्लूड, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। स्टडी प्लान इसमें दिया है, हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर देखिए आपको हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है।
पर्टिकुलर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इंडिविजुअल बैचेस CUET अड्डा 24/7 की तरफ से लॉन्च किए जाएंगे सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इन महापैक वालों को। तो 1 या 2 बार नहीं, आप अपने सिलेबस को 8 to 10 टाइम्स जो है वो आप रिवाइज कर पाओगे और एक अच्छी तैयारी करके जाओगे। कूपन कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट करने के लिए Y489, ठीक है, इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपको इस पर 17% का ऑफ जो है वो मिल रहा है। अब आपके पास ये महापैक जो है वो 449 रुपीज़ का पड़ रहा है, यानी कि 14 मंथ्स में आप इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं और ट्यूशन्स भी लगा रहे हो तो मत लगाइए बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि CUET अड्डा 24/7 की फैकल्टीज़ जो है वो कैसा पढ़ाती हैं, और जो 100% रिजल्ट लाने वाले हैं एकमात्र यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ज़्यादा 100% टाइलर निकाले जाते हैं, ठीक है। अगर आपका भी सपना 100% टाइलर बनने का तो आज ही ज्वाइन करें महापैक को और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।